तो देखिए अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो है उसे देख रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक, और इसमें बेसिकली शेयर सरेंडर वाला टॉपिक जो है वो आपका डिस्कस होगा। अब वो कैसे होगा वो चीज अपन इसमें देखेंगे। इसमें जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 33,20,000। तो ये वाला अपना क्वेश्चन है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इक्विटी शेयर 16 लाख के, P&L में नुकसान है, डिबेंचर 28 लाख, और कुछ लाइबिलिटीज और एसेट्स वगैरह आपको दे रखे हैं। अब नीचे क्वेश्चन में कहता है द मशीनरी इज हेवीली ओवर वैल्यूड, यानी आपको उसको कम करना पड़ेगा। द डिबेंचर होल्डर है फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी अगर एक एसेट से उनका लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो और लाइबिलिटीज पे भी वो फ्लोट कर सकते हैं। दे आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ देयर क्लेम, ठीक है। तो बातें हैं। आगे कहता है ईच इक्विटी शेयर शैल बी सबडिवाइडेड इनटू 20 रुपी फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, ठीक है। 100 रुपए का आपका एक शेयर है, उसको आप सब डिवाइड कर रहे हो, यानी 16 लाख के वो 16 लाख के ही रहेंगे, लेकिन 100 रुपए का इक्विटी शेयर डेबिट होकर कैंसिल हो जाएगा और उसे 5 रुपए का बना देंगे। यानी जो 16,000 शेयर 100 रुपए के थे वो अब 3,20,000 शेयर 5 रुपए के बन जाएंगे। कैसे कैलकुलेट किया? देखो 16,000 अपन 100 करोगे तो ये 16 लाख अपन 100 करोगे तो 16,000 आ रहा है। ऐसे ही 16 लाख अपन 5 करोगे तो ये आपका 3,20,000 आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अमाउंट तो सेम ही रहता है, अमाउंट तो सेम ही रहता है, बस एंट्री करनी पड़ती है। ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल हो गया। ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कन्वर्ट हो गया। तो इससे अमाउंट सेम ही रहता है, इसमें अमाउंट हमेशा सेम रहता है। ये सब डिवाइडेड की एंट्री होती है, सब डिवीजन की एंट्री होती है। इससे नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट उतना ही रहता है। कहता है आफ्टर द सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शेयर सरेंडर ऑफ द कंपनी 95% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेशियो ऑफ डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर इन सबको। कहता है ये जो 16 लाख के 5 रुपए वाले, इसका 95% ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया, कैंसिल हो गया, और वो कैंसिल कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, और सरेंडर वर्ड यूज हुआ है तो उसको शेयर सरेंडर अकाउंट में डाल दें। 15,20,000 रुपए, ये कंपनी के लिए फायदा हो गया। शेयर सरेंडर में रुपए आ गए 15,20,000। तो हमारा रूल ये बना कि जो आपके इक्विटी हैं उन्होंने अपना पैसा छोड़ा और वो पैसा कहाँ गया? शेयर सरेंडर में आ गया। वो आ गया शेयर सरेंडर में आ गया, ठीक है। कितने रुपए आ गए? 15,20,000 रुपए आ गए। अब आगे पॉइंट नंबर 3 में बोलता है ऑफ दो सरेंडर्ड, जो सरेंडर हुए उसमें से 92,005 रुपए के शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए। ये इसने लिखा, इसमें से ये जो आपके 15,20,000 रुपए यहाँ इकट्ठे हो गए थे, इसमें से प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए 92,000 शेयर, 5 रुपए का एक, तो ये 4,60,000 रुपये हो जाएंगे। तो इसका अंदर शेयर सरेंडर से पैसे निकले और प्रेफरेंस शेयर इशू हो गया, तो इसकी एंट्री बन जाएगी। शेयर सरेंडर पहले क्रेडिट था तो उससे पैसे निकाले तो डेबिट करो, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,60,000 रुपये। ये अमाउंट यहाँ से आ गया कि 4,60,000 रुपये कैसे आया। शेयर सरेंडर का पैसा, वापस बोल रहा हूँ, शेयर सरेंडर में जो यहाँ पैसा था उसमें से 4,60,000 रुपये निकाले, उनके प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, उसकी एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,60,000 से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में कहता है द डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 460। कहता है 460 तक ले आओ उनका टोटल क्लेम। तो डिबेंचर होल्डर थे 28 लाख के और उनका टोटल क्लेम 460 तक रिड्यूस कर देना है, यानी काफी कम कर दिया। आप ये देखो कि डिबेंचर होल्डर जो हैं ये डिबेंचर को डेबिट किया 28 लाख से, कैंसिल हो गए, और ये पैसा कैप रिडक्शन में डाल दिया। अभी और भी डालना पर ये 28 लाख तो कैंसिल हो गए। अब आप कहोगे सर तो फिर इससे तो डिबेंचर पूरे ही कैंसिल हो गए 28 लाख, लेकिन वो जो प्रेफरेंस शेयर है ना 4,60,000 के, वो वास्तव में हमने डिबेंचर्स को दिए, ऐसा यहाँ लिखा होगा, ये देखो ये। यानी कुल मिलाकर डिबेंचर होल्डर को हमने कहा कि भाई तुम अपना 28 लाख पूरा छोड़ दो। डिबेंचर होल्डर को हमने क्या कहा कि तुम अपना 28 लाख पूरी छोड़ दो, और बदले में ये प्रेफरेंस शेयर ले लो। ये डैश डैश करके इसलिए क्या कि इसकी एंट्री नहीं होगी कि हम डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं।
हम डिबेंचर होल्डर से यहाँ पैसा ले लेंगे। डिबेंचर होल्डर से पैसा मैं ले रहा हूँ कहाँ, कैपिटल रिडक्शन में। भाई तुम अपना पैसा कैपिटल रिडक्शन में दे दो, शेयर सरेंडर में नहीं देना, कैपिटल रिडक्शन में दे दो, बदले में तुम ये प्रेफरेंस शेयर ले लो। ये 460 की एंट्री तभी हुई है, इसलिए लाइन में लिखा था कि डिबेंचर होल्डर का क्लेम 460 तक किया गया और उस 460 का पेमेंट इस प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कर दिया गया, जो ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे वो। और 28 लाख उनसे पूरे ले लिए, वो अपने देखो यहाँ सरेंडर करा लिए हैं पूरे 28 लाख रुपए। कहाँ चले गए, कैपिटल रिडक्शन में। ये इसको करने का तरीका है, यानी एक हाथ उससे कैपिटल रिडक्शन में पैसे ले लिए और दूसरे हाथ उसको वो जो नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे वो उसको दे दिए। ये डिबेंचर होल्डर को दिए, ये बात नरेशन में लिखी भी है, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। इसका यही तरीका है, इसको ऐसे ही किया जाता है। आगे देखें, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स टू बी सेटिस्फाइड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ। तो यानी पे करनी है, पे करनी है तो सोचना ही क्या है, वो तो लायबिलिटी में दे ही रखी है आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी 20,000 रुपए का, तो वो तो पे करनी है, तो छोड़ने को थोड़ा ना कह रहा है, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, छोड़ने को थोड़ा ना कह रहा है। आगे कह रहा है द क्लेम ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स शैल बी रिड्यूस बाय 80%। कहते हैं क्रेडिटर्स का जो क्लेम है ना उसको 80% कम करना है। तो क्रेडिटर्स का आप क्लेम देखिए, क्रेडिटर का आपका क्लेम है 9 लाख रुपए और 9 लाख का 80% आपको कम करना है, तो 9 लाख का 80% होता है 7,20,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स के देखो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को पूरा डेबिट किया, चेक करो ध्यान से, क्रेडिटर्स को पूरा डेबिट किया कितने रुपए से, 9 लाख से, और वो पैसा कहाँ ले लिया, कैपिटल रिडक्शन में ले लिया पूरे 9 लाख, और बदले में उन्हें 180 देना भी है, ये क्या लिखा है। तो ये देखो हमने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दूसरे तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा। क्या कि क्रेडिटर्स को कहा कि भाई तुम अपने 9 लाख रुपए यहाँ दे दो कैपिटल रिडक्शन में, का भाई साहब पर मेरे को तो 180 तो मिलनी चाहिए, मैं तो 80% छोड़ रहा हूँ, कि उसके लिए हम शेयर सरेंडर से तेरे को दे रहे हैं ना, तो उसके लिए उसको बदले में क्या दे रहे हैं, उसके लिए लिखा है बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच। इसके बदले में उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं 1,80,000 के, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री देखो यहाँ कर भी रखी है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। वास्तव में ये जो शेयर है ना, ये हमने क्रेडिटर्स को दिए, ये बात नरेशन में यहाँ लिखी है, पर वो एंट्री आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ कि ये जो क्रेडिटर हैं इनको ये वाले इक्विटी शेयर जो हैं वो दिए जा रहे हैं, डैश डैश कर दिया, वो इन्हीं को सेटिस्फेक्शन में दिए जा रहे हैं। क्रेडिटर ने अपना पैसा कहाँ दे दिया, कैपिटल रिडक्शन में दे दिया। तो समझने की बात ये है कि क्रेडिटर से हमने पूरा पैसा यहाँ कैपिटल रिडक्शन में ले लिया, कितने रुपए, 9 लाख रुपए, और 180 के उनको यहाँ से क्या दे दिए, हमने इक्विटी शेयर उनको दे दिए हैं। ये इसको करने का तरीका ये ऐसे ही होगा। पॉइंट नंबर 4 में एक बार वापस से देखिए, लिखा है द डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम, यानी वो टोटल क्लेम छोड़ रहे हैं, यानी वो इंटरेस्ट भी छोड़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट को भी डेबिट करो और वो पैसा भी कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आपका अगर आप लायबिलिटीज में देखेंगे तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो आप चेक करें लायबिलिटी में 1,40,000 का चल रहा है, वो भी आपका देखो एक्रूड इंटरेस्ट भी आपका 1,40,000 रुपए डेबिट हो गया, वो भी कहाँ गया, कैपिटल रिडक्शन में आ गया। अब आप ध्यान से देखें कि आपके शेयर सरेंडर्ड में अगर आप यहाँ रुपए थे वो थे 15,20,000, 15,20,000 में से 4,60,000 एक चले गए और 1,80,000 एक चले गए, तो कुल मिलाकर ये 4 और 1 5 और 6,40,000 रुपये चले गए। 15,20,000 में से अगर 6 लाख गए तो ये बचे 9,20 और 40 और चले गए तो ये बचे 8,80, 8,80,000 अभी भी शेयर सरेंडर में पड़े हैं। ध्यान देना, 1,80 निकल चुके हैं, 4,60,000 निकल चुके हैं, 8,80 अभी भी पड़े हैं। तो ये जो शेयर सरेंडर में पैसा बच जाता है ना, अगर बच जाए, वापस बोल रहा हूं, अगर बच जाए तो फिर ये कहाँ जाएगा, ध्यान देना, ये पैसा शेयर सरेंडर में जो बचा है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 8,80,000 रुपए। तो ये 8,80,000 रुपए शेयर सरेंडर से कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसीलिए चेक करो 8,80,000 शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 8,80,000 गए। तो ये एंट्री भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये शेयर सरेंडर का पैसा 8,80,000 ये भी कैपिटल रिडक्शन में गया है, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन में इतना बड़ा अमाउंट 47,20,000 हो गया है। इतने तो इन सब एंट्रीज को आप अलग अलग करना है, इससे तो एक साथ कर रखे ना, आप एक साथ मत करो, एक साथ करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, सबको अलग अलग करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो चीजें हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इस चीज को चला नहीं पाएंगे, ये चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, चार्ट में क्या है, इक्विटी का पैसा शेयर सरेंडर में जाएगा, क्रेडिटर का पैसा
जो है हमने कैप रिडक्शन में ले लिया, डिबेंचर का पैसा हमने कैप रिडक्शन में दे दिया, क्रेडिटर और डिबेंचर को कॉम्पनसेट हमने यहाँ से इक्विटी शेयर इशू कर दिए शेयर सरेंडर से और प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो शेयर सरेंडर के यूज हमारे फिक्स हैं, यहाँ पर ने कर दिए। उसके बाद भी शेयर सरेंडर में कोई पैसा बचा, वो कहाँ आएगा, 8,80,000, वो भी कैप रिडक्शन में आ जाएगा। इससे कैप रिडक्शन में जगह जगह से पैसा आ गया। कहाँ से आ गया, क्रेडिटर से आ गया, डिबेंचर से आ गया, और शेयर सरेंडर में जो बचा हुआ था वो भी यहीं आ गया। इसीलिए कैप रिडक्शन में काफी बड़ा अमाउंट जो है हो गया। क्रेडिटर और डिबेंचर को पार्टली कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, जिनका की सोर्स शेयर सरेंडर था। शेयर सरेंडर से इस टाइप से आप शेयर इशू कर सकते हैं। अब आपका कैप रिडक्शन का पैसा है, उस कैप रिडक्शन के पैसे का आपको यूज करना है। तो कैप रिडक्शन में 47,20,000 है, उस कैप रिडक्शन को आप डेबिट करो। और एक लायबिलिटी में आपको एक लॉस दे रखा है, तो टू P&L उस लॉस को 21,40,000 राइट ऑफ कर दो। अब बैलेंसिंग फिगर में जो भी अमाउंट बचा, ये बैलेंसिंग फिगर में बचा, ये बैलेंसिंग फिगर में बचा, तो इस पैसे का यूज आप करेंगे मशीनरी को राइट ऑफ करने में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था कि मशीनरी हेवीली ओवर वैल्यूड है, तो 25,80,000 रुपए से मशीनरी को कम कर देंगे। और इसका फर्क फिर आपको मशीनरी में यहाँ नजर भी आएगा। यहाँ आप देखिए मशीनरी जो है 25,80,000 से कम करके दिखाई जाएगी। अब और कोई एंट्री बची नहीं है, तो आप देखिए आपके एक तो 92,000 प्रेफरेंस शेयर थे, वो आपके आ गए। इक्विटी शेयर आपने कुल मिलाकर 52 इशू किए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो 52 आपको मिल जाएगा। आपने इक्विटी शेयर कहाँ इशू किए थे आप चेक करिए। एक तो इक्विटी शेयर आपने यहाँ इशू किए थे, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 5, तो एक तो ये शेयर हो गए आपके। और एक इक्विटी शेयर आपने इशू किए थे यहाँ ऊपर, ये वाले जो जितने शेयर थे उसमें से 95% तो कैंसिल हो गए थे, बाकी आपके बच गए थे, तो वो इक्विटी शेयर आपके यहाँ नजर आएंगे। इनकम टैक्स आपको पे करना ही है। क्रेडिटर पूरे खत्म हो गए, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी छोड़ दी। डिबेंचर ने अपनी लाइबिलिटी छोड़ दी, पूरे खत्म हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज है। मशीनरी को अपने राइट ऑफ किया था कैप रिडक्शन से, तो कम हो गया। स्टॉक एज इट इज है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज है, डेटर एज इट इज है, कैश एज इट इज है। टोटल कर दो, आपके टोटल इक्वल बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नोट्स में मैंने ये चार्ट बना रखा है कि शेयर सरेंडर का जब टॉपिक होगा तो आप उसे कैसे करेंगे। तो ये शेयर सरेंडर का टॉपिक है, कैसे करना है उसको समझिए आप। कि शेयर कैपिटल में जो भी पैसा होगा उसको आप रिड्यूस करा के कहाँ ले आएंगे, शेयर सरेंडर में। एक नया अकाउंट, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि शेयर सरेंडर में पैसा आपको लेना है, ये ले लिया आपने। अब क्या होगा, आप डिबेंचर होल्डर को कहोगे भाई तुम अपना क्लेम छोड़ो, तो वो अपना पैसा कहाँ छोड़ देंगे, कैप रिडक्शन में। क्रेडिटर को कहोगे अपना पैसा छोड़ो, वो कहाँ छोड़ देंगे, कैप रिडक्शन में। अब इनको पार्टली कॉम्पनसेट करना है। अब कॉम्पनसेट करना है तो शेयर सरेंडर से आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, शेयर सरेंडर से आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। शेयर सरेंडर का ये यूज है। और इनडायरेक्टली एक्चुअली इसीलिए डैश डैश किया गया है कि ये वाला आप डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो और ये इक्विटी शेयर आप किसको दे रहे हो, ये आप क्रेडिटर्स को दे रहे हो। इसलिए डैश डैश किया कि इसकी सेपरेट एंट्री नहीं होगी। कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इशू करोगे तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। उसमें ये तो आया ही नहीं ना कि ये इनको दिए हैं, पर नरेशन में लिखा जाएगा कि ये प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर होल्डर को दिए हैं, ये इक्विटी शेयर क्रेडिटर्स को दिए हैं। अब शेयर सरेंडर में इसके बाद भी कोई पैसा अगर बच गया, इन केस बच गया, तो वो शेयर सरेंडर का पैसा भी कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा कैप रिडक्शन में। अब कैप रिडक्शन में आपके पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अगर कोई कैपिटल लॉस है तो राइट ऑफ कर लो, हो गया। कोई फिक्स एसेट्स है, राइट ऑफ कर लो। फिर भी पैसा बच जाता है तो कैप रिडक्शन का वो पैसा कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चल जाएगा। यहाँ आकर आपका कैप रिडक्शन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक चार्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस करने का और कोई तरीका है ही नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करने पड़ेंगे। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। तो आप इसको इस चार्ट के थ्रू पहले ही चार्ट बना लें, शेयर सेंटर का है वो नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक क्वेश्चन आया कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कभी भी कर सकती है क्या, ऐसा नहीं होता। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो, वो अपने आप फिर भी नहीं कर सकती। उसको रिकंस्ट्रक्शन की एक स्कीम जो है वो कोर्ट में देनी पड़ती है। फाइनेंस का कोर्ट एक अलग से होता है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो जो है इस पूरे मामले की जांच करता है कि वाकई कंपनी क्या ऐसी स्थिति में है, क्या इतनी बुरी स्थिति में कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम बनाई जाए, वो उसको चेक करता है। फिर अगर उसे लगता है कि हाँ सही है ये स्कीम, तो वो अप्रूवल देता है। वो अप्रूवल देगा, उसके बाद ही ये स्कीम चालू हो सकती है। यानी बिना कोर्ट के जो है ये प्रोसेस नहीं हो सकता। देखो कंपनी एक जो है वो लीगल पर्सन है जो लॉ से बनती है।
तो जब लॉ से बनती है तो खत्म भी लॉ से ही होगी। तो इसका मतलब कोर्ट अगर परमिशन देगा तो ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम जो भी प्रपोज की गई है वो अप्लाई होगी, अदरवाइज कंपनी इस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकती। इन केस कोई कंपनी चाहती है कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से भी हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती, हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, उसको कहते हैं लिक्विडेट करना, वो भी कंपनी अपने आप नहीं कर सकती। उसके लिए भी पहले उसको प्रपोजल कोर्ट में देना पड़ता है, कोर्ट इस बात को चेक करता है, फिर ये तय करता है कि हाँ भाई इस कंपनी का लिक्विडेशन हो जाना चाहिए, तभी वो प्रोसेस में आता है। और वो भी एक कोर्ट की तरफ से एक अपॉइंटेड पर्सन होता है लिक्विडेटर, वो उस पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है, वो उसी की हैंडलिंग में सारा का सारा ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ताला लगा के चल दे कि हाँ भाई शेयर होल्डर ढूंढते फिरो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कंपनी का जो भी काम होगा वो प्रोसेस से ही होगा।